Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ठीक है, तो चलिए फिर हम आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेंसस एंड सैंपल मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले सेंसस एंड सैंपल मेथड को समझ लेते हैं। छोटा सा मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है, ठीक है। रेदर देन पढ़ने से पहले एक छोटी चीज को समझ लेते हैं और समझ के उसको इजी कर लेते हैं। लेट्स से कि यूनिवर्स है, क्या है? यूनिवर्स है, कंप्लीट ब्रह्मांड है। आपको मैंने बताया था टोटल पॉपुलेशन एक जगह की, हम उसको क्या यूनिवर्स का नाम देते हैं। इसमें कई टाइप के डेटा हैं, देख रहे हो, प्लस माइनस शून्य स्टार व्हाटएवर, ठीक है, यानी हेट्रोजीनियस डेटा है। हर डेटा को उठा के उसकी इंडिविजुअल स्टडी करना, उसको इंडिविजुअली चेक करना इज कॉल्ड सेंसस मेथड, यानी एक एक को चेक करके चलना, ठीक है, यूनिवर्स में से। और यही मैं हर टाइप के डेटा के कुछ सैंपल निकाल लूं, यानी कुछ चीजें, यानी कुछ नंबरिंग, मान लो 50 हर चीज के दे दो, उसमें से 5 निकाल के एक अलग सा कलेक्शन बना लिया, उसे हमने बोला सैंपल मेथड, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा फिगर आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चले फिर इसको पढ़ते हैं आगे। तो सेंसस मेथड क्या होता है? कह रहे ये वो मेथड है जिसमें हम ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है फॉर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्स, ठीक है। तो ये कहां का मेथड सुटेबल होगा? जहां पे एरिया स्मॉल है, एरिया ऑफ यूनिवर्स इज स्मॉल, बहुत छोटा और लिमिटेड है, यानी बहुत ज्यादा आइटम नहीं है टू चेक, टू स्टडी, टू डिस्कस, ठीक है। तो हम एक एक को कर सकते हैं। आइटम्स विविध प्रकार के हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, अलग अलग टाइप के हैं, हिट्रोजीनियस, होमोजीनियस नहीं है, तो अलग अलग हमें सबको करना है, ठीक है। हमें इंटेंसिव यानी इन डेप्थ एग्जामिनेशन की जरूरत है आइटम्स की, तो हमें ये मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। यानी 4 टाइप के हमने सुटेबिलिटी देखी, 4 सुटेबिलिटी देखी। अगर ये होंगी तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। एरिया बहुत स्मॉल है, यूनिवर्स बहुत छोटा है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड आइटम्स है, डाइवर्सिफाइड विविध प्रकार के आइटम्स हैं। इंटेंसिव एग्जामिनेशन यानी इन डेप्थ एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो हम सेंसस मेथड को यूज करके चलते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो फिर इसकी कुछ मेरिट्स में क्या कहता है? कह रहा है मेरिट्स इसकी क्या है? एक्यूरेसी, ऑब्वियसली यार, आपने अभी हमने सूटेबिलिटी क्या पढ़ा, जब हमें क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो अब यही इसके एक मेरिट भी है कि हमें क्या मिलेगा, जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा एक्यूरेट, बहुत ज्यादा एक्यूरेट डेटा मिलेगा, रिलायबल डेटा मिलेगा, बिकॉज हमने हर आइटम को इंटेंसिवली स्टडी किया यूनिवर्स के, ठीक है। बायसनेस नहीं होगी, लेस बायस्ड होगा। सेंसस मेथड इज लेस बायस्ड बिकॉज, ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो है, इसमें इन्वेस्टिगेटर जो है, अगर मैं बात करूं अब्सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, डिस्क्रिशन की, उसको सैंपल सिलेक्ट करना ही नहीं है, उसको सारे चीजों को चेक करना है, उसको ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करना है, तो सैंपल की तो बात ही नहीं है। तो उसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बायस्ड आइटम्स उठा सकता है जो उसको लगे सही, ठीक है, अपने काम को कम करने के लिए, तो वो सिलेक्शन तो है ही नहीं इसमें सैंपल की, तो बायसनेस नहीं होगी, ठीक है। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिल्कुल हम बात करके चलेंगे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, क्योंकि सारे आइटम्स को हमने डिस्कस किया, समझा, ठीक है, तो मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इस मेथड से हम डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स को समझ पाएंगे, हमें सारी बातों को तो पता चलेगा ही, ऑब्वियसली ना, कुछ छूटेगा तो है नहीं, तो ऑब्वियसली सारी चीजों को इंटेंसिवली जब हम समझते हैं तो हर एक के बारे में इंडिविजुअली जान पाते हैं। आई बात समझ में? तो कुछ डीमेरिट्स, ऑब्वियसली अब डीमेरिट्स क्या होंगी? अब देखिए, सब मेथड्स को करना है तो मनी ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो कॉस्टली मेथड होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए होगा? लार्ज मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, ट्रेन्ड एन्यूमरेटर जो जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड के लिए ट्रेन्ड एन्यूमरेटर चाहिए होंगे हमें, ठीक है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है, इतने सारे आइटम ज्यादा होंगे तो हम एक एक को चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये सुटेबल नहीं होता, ठीक है। आई बात समझ में? 3 चीजें हमने पढ़ ली, 3 चीजें इसमें ये थी कि डीमेरिट्स में कॉस्टली होता है, ठीक है, कॉस्टली होता है, सुटेबल नहीं होता, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए लार्ज मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ठीक है। मेरिट्स में हमने पढ़ा क्या? एक्यूरेसी होगा, लेस बायस्ड होगा, ठीक है, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उसके बाद हम डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान पाते हैं। आई बात समझ में?
चलिए फिर आगे पढ़ते हैं सैंपल मेथड के बारे में। सैंपलिंग मेथड क्या होता है? इसमें अभी मैंने आपको जो बताया, सैंपलिंग मेथड रेफर टू दैट पर्टिकुलर मेथड, उस मेथड के बारे में बात करते हैं इन विच हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। कुछ सैंपल उठाए हमने, ठीक है, जो सम आइटम्स का होगा, जो कलेक्शन होगा डेटा का वो बहुत कम आइटम्स का होगा उस सेंसस में से निकल के आ रहा है डेटा, ठीक है, बट सैंपल की तरफ है, ठीक है। जैसे जैसे हमें ब्लड ग्रुप चेक कराना होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड ग्रुप हमारे कुछ ड्रॉप से चेक करता है, सारा खून बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो वो एक सैंपल लेता है, सैंपल हमें यहाँ पे हल्का सा नीडल से ब्लड निकाला जाता है, उसको एक मिरर प्लेट पे लेके उससे चेक किया जाता है हमारा ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो वो क्या है? एक सैंपल मेथड है। तो ये सूटेबल कहां होगा? इसकी सूटेबिलिटी क्या है? जहां पे इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज है, अब आपने देखा वहां पे स्मॉल था, यहां ज्यादा है, वहां पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की जरूरत है, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं होगी, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और वहां पे हिट्रोजीनियस, यानी हमने बात की थी डाइवर्सिफाइड आइटम्स की, डाइवर्सिफाइड मतलब विविध प्रकार के, यहाँ पे वो होमोजीनियस आइटम्स होंगे, वहां हेट्रोजीनियस, तो यहाँ होमोजीनियस, सब एक जैसे आइटम्स है, उसी में से 10-15 का उठाया, सेम कैरेक्टर, जैसे सब बिहेव कर रहे होंगे वैसे बाकी सब कर देंगे, तो उसके बेसिस पे हम अजम्पशंस ले लेते हैं। आई बात समझ में? तो इसकी मेरिट्स क्या होंगी? मेरिट्स क्या? इकोनॉमिकल होगा, ठीक है, ऑब्वियसली लेस टाइम, लेस मनी, लेस एनर्जी, तो इकोनॉमिकल होगा। टाइम सेविंग होगा, ठीक है, हर एक आइटम को हमें क्या बिल्कुल अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, टाइम हमारा सेव होगा, रेदर देन एक हम 50 आइटम चेक करें और एक हम 5 आइटम चेक करें, तो टाइम कम किस में लगेगा? ऑब्वियसली 5 आइटम को चेक करने में, ठीक है। एरर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, तो अगर हमें कोई गलती मिलती है, गलती लगती है, तो हम इजीली चेक कर पाएंगे। एक 50 आइटम्स में से गलती निकालना और एक 5 आइटम्स में से गलती निकालना, किसमें ज्यादा इजी होगा? तो एरर्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन दिस मेथड, ठीक है। लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल होगा। सैंपल मेथड इज मोर फिजिबल इन सिचुएशन ऑफ लार्ज इन्वेस्टिगेशन, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी है हमें, तो उसके लिए हमारे लिए सूटेबल होगा और मोर साइंटिफिक होगा, ठीक है। कह रहा है कि सैंपल डेटा कैन बी कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम वेरियस एंगल्स, अब उसको हम साइंटिफिकली कई तरीकों से, एक तो यार बहुत सारे आइटम्स हो तो उसको एक तरीका ही करना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास छोटा सा सैंपल है, तो छोटे से सैंपल को हम कई तरीकों से, कई मेथड से एक चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, जिससे हमारे पास रिजल्ट्स भी फिर एक्यूरेट ही आते हैं। आई बात समझ में? पक्का? चलें फिर आगे। तो डीमेरिट्स देख लेते हैं इसकी। डीमेरिट्स की बात करते हैं। पार्शियल, इन्वेस्टिगेटर इसमें पार्शियल हो सकता है, बायस हो सकता है सैंपल को सिलेक्ट करने में, और उसी पार्शियलिटी की वजह से कंक्लूजन रॉन्ग आ सकते हैं। ड्यू टू दैट पार्शियलिटी स्टडी में एंड अप विद रॉन्ग कंक्लूजन, तो सेकंड पॉइंट हमारा रॉन्ग कंक्लूजन हो गया, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्टी in selecting representative sample, it is not very easy to select a sample which would represent the characteristics of the entire population। हम किसको लें, कैसे, कौन सा एप्रोप्रिएट एप्ट सैंपल होगा जो पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को दर्शा सके, तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। आई बात समझ में कि कौन से सैंपल को हम एज ए सिलेक्टिंग सैंपल लें जिससे हमारी स्टडी, हमारे रिजल्ट सब कुछ एप्ट आ सकें, एप्रोप्रिएट आ सकें, ठीक है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। वन शुड हैव द टेक्निकल नॉलेज ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स। अब कौन सा सैंपल ले रहे हैं तो उसके लिए हमें ऐसे तो नहीं यार जय आग बंद किया, जो हाथ में अच्छा लगा वो उठा लिया, नहीं यार, उसके लिए भी एक टेक्निक होती है, उसके लिए नॉलेज की चाहिए होती है कि कौन सा सैंपल ले कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर हो जाएं। तो हमें सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए ही अपने सैंपल को सिलेक्ट करना होता है। आई बात समझ में? क्या पढ़ा हमने आज हमने अभी तक जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन बेस्ड था हमारा सैंपल एंड सेंसस मेथड पे। सेंसस मेथड की हमने सूटेबिलिटी देखी। 4 एरिया बहुत छोटा है, डाइवर्सिफाइड आइटम्स होंगे, एक्यूरेसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, रिलायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये हमने उसमें देखा। उसके बाद हमने बात करी उसके मेरिट्स की और उसके डीमेरिट्स की। फिर हमने सैंपल मेथड की देखा, वही अपोजिट हो जाएंगी उसकी कि होमोजीनियस डेटा है। सूटेबिलिटी अगर हम बात करें सैंपल मेथड की तो होमोजीनियस डेटा है, ज्यादा एरिया नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करी, डीमेरिट्स, ठीक है। हम सैंपल मेथड पे थे। सैंपल मेथड के असेंशियल्स ऑफ ए सैंपल मेथड, कह रहे हैं कि क्या जरूरतें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो सैंपल मेथड में जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करते हैं, कह रहे हैं हमें कोई भी कंक्लूजन पे आना है वो अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें राइट कंक्लूजन पे आना है, टू अराइव एट
अनबायस्ड एंड राइट कंक्लूजन ए सैंपल मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। 4 ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक सैंपल के अंदर होनी चाहिए टू अराइव एट अनबायस्ड एंड राइट कंक्लूजन। उसमें सबसे पहला आता है रिप्रेजेंटेटिव। क्या आता है? रिप्रेजेंटेटिव। कह रहा है एक सैंपल जो है ना, सैंपल, अब एक बात बताओ, एक यूनिवर्स में से आप कुछ आइटम्स उठा रहे हो, अलग कर रहे हो, ठीक है, एक सैंपल निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसमें ऐसा क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपको लगे कि आपने पूरे सैंपल को ही ले लिया। तो कह रहा है एक सैंपल जो है ना, इट मस्ट रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। उस आइटम्स में जितने भी यूनिवर्स में जितने आइटम्स है ना, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक उस सैंपल में होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉसिबल तभी है जब हर आइटम यूनिवर्स का इक्वल चांस हो उसको सिलेक्शन का, यानी हर आइटम जो यूनिवर्स में है उसके सिलेक्शन का इक्वल चांस हो। तो कह रहा है ए सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। उसको सिलेक्ट करने का या उसके सिलेक्ट होने का इक्वल चांस हो, हर आइटम का एक यूनिफॉर्म चांस कि ये भी हो सकता है तो वो भी हो सकता है, यानी सेम प्रोबेबिलिटी हो एक आइटम को, एक यूनिवर्स के सैंपल को हमें कलेक्ट करने की, ठीक है। तो ये सबसे पहली क्वालिटी हो गई किसी भी सैंपल को हमें जो कलेक्ट करना है उससे हम राइट एंड अनबायस्ड कंक्लूजन पे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात करता है सबसे पहले इंडिपेंडेंट। रिप्रेजेंटेशन के बाद, रिप्रेजेंटेटिव के बाद इंडिपेंडेंस की बात करता है। इंडिपेंडेंस, ऑल द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। कोई भी एक दूसरे से जुड़ा नहीं, हर सैंपल एक अलग सैंपल है, हर आइटम एक अलग आइटम है, इंडिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स, इंक्लूजन ऑफ वन आइटम, एक आइटम का इंक्लूजन बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो दूसरे के इंक्लूजन पे। एक आइटम का इंक्लूजन दूसरे के इंक्लूजन पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो। वही कह रहा है ऑल यूनिट्स ऑफ अ सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स, इंक्लूजन ऑफ वन आइटम इन द सैंपल शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द इंक्लूजन ऑफ अदर। आपका दूसरा यूनिट पहले पे डिपेंड नहीं होगा। एक इंक्लूड हो रहा है तो दूसरा भी होना चाहिए, दूसरा इंक्लूड हो रहा है तो पहला भी इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा कोई चीज नहीं होनी चाहिए, यानी डिपेंडेंसी जीरो। नो डिपेंडेंसी यानी इंडिपेंडेंट आइटम होने चाहिए। चलिए, उसके बाद होमोजेनिटी। होमोजेनिटी हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए, आइटम्स के रिगार्डिंग हमने बात की थी। कह रहा है इफ मोर देन वन सैंपल सिलेक्टेड आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए यूनिवर्स, दीज सैंपल शुड बी होमोजीनियस टू ईच अदर। आपके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले आइटम होने चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होनी चाहिए। आपको अगर मैं सिंपल एक वर्ड में बोलूं, कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, सैंपल कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो जिससे हम राइट कंक्लूजन्स पे आ ही ना सके, ठीक है। अगर एक से ज्यादा सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं तो वो होमोजीनियस होना चाहिए, यानी होमोजेनिटी सेम। उसके बाद बात करते हैं एडिक्वेसी की। कह रहा है नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल शुड बी फेयरली एडिक्वेट। आइटम एडिक्वेट होने चाहिए, ठीक है, सो दैट सम रिलायबल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन कवरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स एज ए होल। यानी इतने आइटम होने चाहिए कि जो सैंपल हम कलेक्ट करें उसमें से जो सैंपल हमने निकाले, हमने जो यूनिट्स निकाली हैं उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं यूनिवर्स की। यानी एक अगर 10 आइटम्स है उसमें से आप 5 सिलेक्ट करो तो वो सैंपल नहीं है, वो रैंडम ऐसे ही आपने उठा लिया, ठीक है। बट एक बड़ा यूनिवर्स है जिसको आपको उसमें से सैंपल निकालना है, तो सैंपल ऐसा होना चाहिए, उसमें आइटम्स इतने होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो सके। आई बात समझ में? तो 4 असेंशियल क्वालिटीज आपने देखी, रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंट, उसके बाद आपने लास्ट अभी एडिक्वेसी देखा, उससे पहले होमोजेनिटी देखा, 4, ठीक है। चलें आगे। तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ सैंपलिंग की। क्या क्या कौन कौन से मेथड हैं सैंपलिंग के, ठीक है। सैंपलिंग के मेथड्स की बात करेंगे अब हम। सैंपलिंग में सबसे पहले एक रैंडम सैंपलिंग आता है, एक नॉन रैंडम सैंपलिंग आता है। रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम। रैंडम के अंदर 2 आते हैं, लॉटरी और रैंडम नंबर टेबल, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। ये बहुत सिंपल से तरीका है, ठीक है। बट उसके बाद जो नॉन रैंडम सैंपलिंग आती है उसमें 5 मेथड्स हम पढ़ के चलेंगे, पर्पसिव, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, कोटा एंड कन्वीनियंस। ये 5 हम एक एक को देखेंगे सबको। आज हमारा सेशन बेस्ड रहेगा सिर्फ रैंडम सैंपलिंग पे, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे नॉन रैंडम सैंपलिंग की, ठीक है। तो आज जो हमारा है वो है रैंडम सैंपलिंग पे। तो रैंडम सैंपलिंग होती क्या है, आइए पहले ये समझते हैं कि रैंडम सैंपलिंग है क्या।
कह रहा है मेथड ऑफ सैंपलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स, जिसमें हर आइटम, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी एक सैंपल जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें हर आइटम के इक्वल चांसेस हैं, ईच एंड एवरी यूनिट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन ए सैंपल, या फिर मैं बोलूं देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी आइटम बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल, इक्वल प्रोबेबिलिटी। ऊपर हमने इक्वल चांसेस की बात की, हमने यहां पे बात की इक्वल प्रोबेबिलिटी की, बात एक ही है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि एक सेशन या एक यूनिट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके आउट ऑफ 10 4 चांसेस है, यानी 4/10 की प्रोबेबिलिटी है और दूसरे की 1/10 की, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। आई बात समझ में? पक्का? चलें फिर आगे। ये क्या पढ़ा हमने? रैंडम सैंपलिंग। और रैंडम सैंपलिंग के हमने दो मेथड देखने हैं, लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम नंबर। बहुत सिंपल है, लॉटरी आपने पढ़ा हुआ है और रैंडम टेबल्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, रैंडम नंबर टेबल वो भी बताता हूँ। सबसे पहले हम लॉटरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लॉटरी की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, लॉटरी आपने कभी खेला है? लेट्स से एक बकेट, आपने मूवीज में कई सारी जगह देखा होगा, बकेट है, बकेट में हम पर्चियां डाल देते हैं। क्या डालते हैं? पर्चियां डाल देते हैं, और जिसका नाम आया उसको आके परफॉर्म करना होता है, कुछ भी जिसका भी नाम आया या जो भी हमें परफॉर्मेंस के लिए बोला गया या जो भी हमें काम करने के लिए बोला गया वो होता है। तो वही है, ये लॉटरी सिस्टम भी वही है। पेपर स्लिप बनाई जाती है ईच आइटम के लिए, यूनिवर्स के ईच आइटम के लिए हम पेपर स्लिप बनाते हैं, ठीक है। उसको हम शफल करते हैं बॉक्स के अंदर शफल कर दिया ताकि ऊपर जो हमने लास्ट में डाली है वो ऊपर ना रहे, शफल किया अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद इम्पार्शियलिटी से सम स्लिप्स को हम निकालते हैं इम्पार्शियलिटी से, ठीक है, और उससे एक सैंपल को बनाते हैं, उससे हम एक सैंपल को बनाते हैं। हमने क्या किया? हमने 4 स्लिप्स बनाई, 4 स्लिप्स को रखा। अब जिसका नाम आया, आपने बहुत अच्छा गेम खेला होगा, राजा वजीर चोर सिपाही, है, उसमें से जिसके पास चोर आया राजा आया वो देखते हैं, तो हम नंबरिंग करते हैं कौन ज्यादा जीतता है, तो वो भी क्या है? वो भी एक तरीके का सिलेक्शन ही है, बट उसमें लिमिटेड स्लिप्स है। यहाँ पे हमने क्या किया? पूरे आइटम्स की स्लिप्स बना दी यूनिवर्स की, ठीक है। उसमें से जो जो सिलेक्ट किया, जो जो आता गया उसका हम सैंपल बना के रखते गए। आई बात समझ में? ये होता है लॉटरी सिस्टम। क्या कह रहा है? पेपर स्लिप्स मेड फॉर ईच आइटम ऑफ यूनिवर्स, पेपर स्लिप बनाई हमने ईच आइटम ऑफ यूनिवर्स की और उसको शफल किया इन द बॉक्स। दीज स्लिप्स आर शफल्ड इन द बॉक्स। देन इम्पार्शियली, हमने कोई उसमें बायसनेस नहीं दिखाई, हमने आप ही जो सामने आया हमने वो उठाया जो फर्स्ट हमें लगा, हमने कुछ ये नहीं किया, कुछ उसमें हमने कोई भी ऐसा तरीका नहीं लगा जिससे हम वो अनबायस हो सकते हैं। देन इम्पार्शियली सम ऑफ द स्लिप्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए सैंपल टू फॉर्म ए सैंपल ऑफ द यूनिवर्स। बात समझे? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए फिर आगे। लॉटरी सिस्टम समझ आता है। थोड़ा सा अजीब सा ही सिस्टम है, मैं बोलूं तो टेबल ऑफ रैंडम नंबर। ये स्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं ना, उन्होंने अपने अपने तरीके निकाले हुए हैं। सिंपल सी बात है, अदरवाइज मैं बोलूं तो कोई खास तरीका नहीं है, मुझे नहीं लगता पर्सनली खास तरीका, बट स्टिल निकाले हुए हैं तो हम कर रहे हैं। कह रहा है इसमें, कह रहा है टेबल ऑफ रैंडम नंबर में क्या होता है? टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर, कुछ स्टैटिस्टिशियंस हैं जिन्होंने सेट ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर बनाया हुआ है, ठीक है। ए सैंपल इज फाउंड विद रेफरेंस टू दिस टेबल, उससे सैंपल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा फेमस है टिप्पेट्स टेबल। टिप्पेट्स टेबल का क्या होता है कि वो ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है। इसमें क्या हुआ कि यूजिंग 41,600, ठीक है, फिगर्स, एक फिगर्स लिए जिसका पूरा यूनिवर्स था 41,600 फिगर्स का, ठीक है। टिप्पेट्स ने उसमें क्या किया? उसमें 10,400 के, ठीक है, सैंपल्स बनाए, 4 यूनिट हर सैंपल में थी, ठीक है। फॉर द यूज ऑफ दिस मेथड ऑल आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर अरेंज इन ऑर्डर, उसको अरेंज किया एक ऑर्डर में, ठीक है। और उसके बाद टिप्पेट्स टेबल को यूज करते हुए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम सिलेक्ट किए गए, ठीक है, जो कि सैंपल के लिए चाहिए थे। यानी उसने 41,600 यूनिट्स को ऑफ यूनिवर्स को अरेंज किया, उसके सेट्स बनाए 4 के, यानी 10,400 सेट्स बनाए, और उसमें से हमने सैंपल को अपना विड्रॉ किया एक एक आइटम को करते हुए। ये एक नॉर्मल सा मेथड है, ठीक है। तो इसको मैं टेक्निकलिटी में ज्यादा बोलूं तो मुझे कुछ खास पसंद है नहीं, ठीक है, बट हम वैसे भी कर सकते हैं। लॉटरी सिस्टम इज मोर अप्रोप्रिएट देन अदर आइटम्स और अदर ये वाला बोलूं तो रैंडम नंबर वाला, बट फिर भी ठीक है, एक मेथड है तो हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। एक्यूरेट फिगर आपको मैंने दिया हुआ है 41,600 का, और दूसरा हमने बात की हुई 10,400 को 4 यूनिट के हिसाब से अरेंज किया हुआ है, उसमें से सैंपल को बनाया गया, ठीक है। तो रैंडम सैंपलिंग के कुछ मेथड, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट। मेरिट में क्या है? अब आपको पता है मेरिट अच्छाइयां क्या है इसकी? फ्री है, कोई पर्सनल बायस नहीं हो सकती इन्वेस्टिगेटर की कुछ, क्योंकि कोई भी सैंपल निकल के आ सकता है, जरूरी तो नहीं है कोई भी कि उसने जो सोचा है वही सैंपल निकल के आए, बस ये इसकी मेरिट है। दूसरा, इक्वल चांस है सिलेक्शन का, किसी के पास अनबायस्ड चांस नहीं है कि वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, इक्वल चांस है सिलेक्शन का,
ठीक है। अब कह रहा है यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव आपने देखा ऊपर, ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ ए सैंपल, तो वही रिप्रेजेंटेशन वाली बात है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ठीक है। और सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, सिंपल सी बात है, 4 मेरिट हमने पढ़ ली। उसमें क्या था, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, इक्वल चांस है, ठीक है, इक्वल है, ई चांस नहीं, इक्वल चांस, इक्वल चांस है, ठीक है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दीज आर द मेरिट। ये क्या है, मेरिट्स है। उसके बाद कहते हैं डीमेरिट्स क्या है, कह रहा है ये गारंटी नहीं करता, दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स। हो सकता है कुछ डिफरेंट आइटम्स उसमें सिलेक्शन में, मतलब जैसे 10,400 का आइटम रखा हुआ है, उसमें 4 यूनिट है, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं करता कि हर सैंपल में से एक एक पॉइंट, एक एक यूनिट निकल के आ रही है। हो सकता है कुछ सैंपल छूट जाए, एक हो सकता है। दूसरा कह रहा है रैंडम सैंपलिंग डज नॉट गिव ए वेटेज टू, कुछ ऐसे आइटम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन का बहुत ज्यादा रेलिवेंस है उनपे, ठीक है, सैंपल बनाने के लिए उन आइटम्स का सिलेक्ट होने का रेलिवेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट वो रह जाते हैं क्योंकि रैंडम है, कोई भी आ सकता है, तो वो वाला सैंपल नहीं आया, वो वाली यूनिट नहीं आई, ठीक है। तो रैंडम सैंपलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स इन यूनिवर्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स को यूनिवर्स में हम वेटेज नहीं देते हैं, वो रह जाता है, ये इसके डीमेरिट है। तो 2 मेरिट हुई, 4 मेरिट हुई, 2 डीमेरिट हुई। डीमेरिट में फर्स्ट हमने पढ़ा गारंटी नहीं करता प्रोपोर्शन, ठीक है, ऑफ आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद दूसरी डीमेरिट कि भाई इंपॉर्टेंट आइटम्स को वेटेज नहीं दे सकते हम इसमें, ठीक है। तो एक ये था हमारा रैंडम सैंपलिंग। एक वर्ड आता है एग्जिट पोल, आपने कभी सुना होता है, इलेक्शन के टाइम पे वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, एग्जिट पोल्स क्या होते हैं। मैं आपको आज एग्जिट पोल समझाता हूं क्या होता है। ये भी एक एग्जाम्पल है सैंपलिंग का, सैंपलिंग का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, लेट्स से सब लोग वोट दे के आ रहे हैं, सब लोग वोट दे के आ रहे हैं, बाहर न्यूज रिपोर्टर खड़े होते हैं, वो वोटर से, सबसे नहीं, कुछ से पूछते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया, तो उनके रुझानों के हिसाब से, उनके वोटिंग कास्टिंग के हिसाब से वो एक एग्जिट पोल क्रिएट करते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, उसे बोलते हैं एग्जिट पोल। उस परसेंटेज के बेसिस पे, वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो बनाते हैं कि कौन सा प्रिडिक्शन करते हैं कि कौन पार्टी जीतने वाली है। यार इट इज एन एग्जांपल ऑफ सैंपलिंग, ये एग्जांपल है सैंपलिंग का। इट मींस स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पीपल, इसमें हमने क्या लिया, स्मॉल परसेंटेज, सबको तो नहीं लिया, एक छोटा सा परसेंटेज लिया पीपल का, ठीक है, जो एग्जिट कर रहा था पोल से, पोल बूथ से आफ्टर, ठीक है, आफ्टर वोटिंग, ठीक है, तो उनको कॉन्टेक्ट किया गया, आर कॉन्टेक्टेड एंड आज whom they voted for, किसको उन्होंने वोट किया, ठीक है। फ्रॉम द सैंपल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उनसे इंफॉर्मेशन आई, जो कलेक्ट की, उससे प्रिडिक्शन निकाला गया। प्रिडिक्शन इज मेड अबाउट द विक्ट्री, की कौन जीतने वाला है। बात को समझे, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं था समझने वाला। जैसे कई बार आपने कोई मूवीज में भी देखा हो, तो मूवीज के रिव्यूज भी इसी बेसिस पे होते हैं कि जो इनिशियली फर्स्ट शो देख के आ रहे होते हैं, उनसे उस मूवी के रिगार्डिंग रिव्यूज लिए जाते हैं, उनकी वोटिंग, मतलब उनसे इंटरव्यू लेके उनसे पूछा जाता है कि व्हाट दे थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर मूवी, जो उन्होंने अभी देखा है, उसको आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स देने वाले हैं, कितने स्टार्स देने वाले हैं, ठीक है। और अपने अपने एजेंसीज भी है, जैसे IMDb, ये अपनी अपनी रेटिंग्स भी देते हैं, आउट ऑफ 10 कितना मिला, ठीक है। तो ये क्या है, ये दीज आर द एग्जिट पोल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सैंपलिंग्स, ठीक है। इससे वेटेज दी जाती है, प्रिडिक्शन की जाती है कि मूवी की कैसी मूवी होगी, ठीक है। रिव्यूज के बेसिस पे हम मूवी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, यार ये अच्छी है, देखने लायक है या नहीं है। और एग्जिट पोल भी वही है, उनके प्रिडिक्शन हम कर लेते हैं कि कौन जीतने वाला है, विक्ट्री का प्रिडिक्शन किया जाता है एक स्मॉल परसेंटेज से, उनके वोट कास्ट को पूछ के। आई बात समझ में? तभी तो इलेक्शन के रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल्स आने लग जाते हैं, आपने देखा हो तो न्यूज चैनल पे बिल्कुल यही रहता है। अभी वेस्ट बंगाल के भी हुए थे, आपको पता होगा, बंगाल के इलेक्शन हुए थे, तो वहां पे भी यही था। आई बात समझ में? करना है हमने आज भाई नेक्स्ट नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो नॉन रैंडम सैंपलिंग को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ सकता हूं, रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? सर रैंडम सैंपलिंग वही होती है जहां पे सिलेक्शन का इक्वल चांस होता है, यानी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। तो बस फिर नॉन रैंडम सैंपलिंग इसका अपोजिट, कि यहां पे क्या होता है, इस सैंपलिंग में क्या होता है कि जो सारी यूनिट्स है ना पॉपुलेशन की, जो सारी यूनिट्स है ना पॉपुलेशन की, उनके पास इक्वल चांस या इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो सिलेक्ट हो सके। कह रहा है दिस सैंपलिंग इंक्लूड्स ऑल दोज मेथड्स, इसमें मेथड्स हमने बताया था, हम 5 मेथड्स की बात करके चलेंगे, ठीक है। उनमें से कुछ मेथड्स हम आज देखेंगे, बट इसमें वो मेथड्स की बात करते हैं जहां पे सैंपलिंग में हम बात करते हैं कि जो यूनिट्स हैं ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल चांस और इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल ऑफ स्टडी। कह रहा है दिस सैंपलिंग इंक्लूड्स ऑल दोज मेथड्स ऑफ सैंपलिंग,
ठीक है, ऑल दोज मेथड ऑफ सैंपलिंग इन विच ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है, इन द सैंपल ऑफ स्टडीज, इन द सैंपल ऑफ स्टडीज, इन द सैंपल ऑफ स्टडीज, यानी इक्वल चांस खत्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में? पक्का? ये नॉन रैंडम सैंपलिंग की छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए, ठीक है। बट अब मेन पार्ट अब स्टार्ट होता है, हम इसमें पढ़ेंगे क्या इनके मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में क्या है। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास पर्पसिव और डेलिब्रेट मेथड, ठीक है। पर्पसिव सैंपलिंग या फिर डेलिब्रेट सैंपलिंग जिसे हम बोलते हैं। कह रहा है इसमें क्या है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आपको बस अपना दिमाग खुला रखना है, आपको आधी चीजें पता है। पर्पस क्या होता है, पर्पसिव क्या होता है, डेलिब्रेट क्या होता है, जो हम जानबूझ के या खुद अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। तो बस यहां पे वही है, कह रहा है इन दिस मेथड और इन दिस काइंड ऑफ सैंपलिंग इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस, वो खुद चॉइस कर रहा है ऑफ द सैंपल, हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैंपल या आइटम, ठीक है, विच इन हिज ओपिनियन, जो उसको लगता है, ठीक है, आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स, कि ये यूनिट सैंपलिंग, ये यूनिट जो हम बात कर रहे हैं, ये बेस्ट रिप्रेजेंट करेंगे पूरे यूनिवर्स को। तो उन्हीं को सिलेक्ट कर लिया, उन्हीं को सिलेक्ट कर लिया। किसने? इन्वेस्टिगेटर ने अपनी इच्छा से, अपनी डेलिब्रेशन से, अपनी पर्पस को लगा के, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया और उससे क्या बना दिया, एक सैंपल बना दिया। बात को समझे? तो इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैंपल, ठीक है, इन विच, जो उसको लगता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द। ओके सर, ये तो हमें डेफिनेशन समझ आ गई। सर इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होती है, आइए समझते हैं मेरिट्स के। अब आप देखो कि कितना फ्लेक्सिबल मेथड है कि अलाउ कर रहा है कि इंक्लूड कर लो वो आइटम, ठीक है, अपने सैंपल में जो स्पेशल सिग्निफिकेंस रखते हैं, ठीक है। अब हमने डीमेरिट में देखा था रैंडम के लिए, ठीक है, अब ये इसकी मेरिट में आ गया है कि हमने क्या कहा, ये मेथड, दिस मेथड इज सो फ्लेक्सिबल to allow the inclusion of all those items in the sample which are of special significance, जिनकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है हम उसको उठा के अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ये क्या होगी, एक मेरिट, ठीक है। इसमें कह रहा है सिलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी डेलिबरेटली ट्यून टू द पर्पस ऑफ द स्टडी। हमारा पर्पस या इन्वेस्टिगेशन का पर्पस या स्टडी का पर्पस जो है, उसके हिसाब से हम मैच करा सकते हैं सिलेक्शन, ठीक है। डेलिबरेटली, हम डेलिबरेटली कर रहे हैं तो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ही करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। दूसरी मेरिट होगी, कह रहा है इतना सिंपल टेक्निक है ना सिलेक्शन का, कुछ करना ही नहीं अपना मर्जी, यार ये अच्छा लग रहा है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है, ओहो इसको उठा लेते हैं, चलो इसको उठा लिया। इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? अपनी इच्छा के अनुसार आपको काम करना है और उसको आप बोलोगे नहीं क्या यार क्या सिंपल सा मेथड है, आपको मैं बोलूँ आपको मैं बहुत सारे पैसे दूंगा पर आपको वो करना है जो आप करना चाहते हो, आपके लिए इससे बेस्ट क्या होगा? तो इससे सिंपल क्या होगा? कह रहा है इट इज वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल, नॉर्मल। तो 3 मेरिट में हमने क्या पढ़ा कि फ्लेक्सिबल है कि अपने अकॉर्डिंग हम उन सिग्निफिकेंट आइटम्स को डाल सकते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग हो जाता है और सिंपल, बात खत्म। क्या हो गई? मेरिट्स। डीमेरिट की बात करते हैं। अब यार एक बात बताओ, अपने पर्पस से कर रहे हैं तो कुछ हो सकता है बायसनेस आ जाए, बायसनेस आ सकती है, तो डीमेरिट में वही पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल, और उससे क्या हो सकता है, रिलायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। So वही possibility of personal biasness in the selection of sample, reliability can also be compromised and results क्या हो सकते हैं? Doubtful, results become doubtful। बात समझे? बात को समझना जरूरी है। पर्पसिव और डेलिब्रेट सैंपलिंग। चलिए आगे चलते हैं हमारे सेकंड मेथड के साथ, जो कि है स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। क्या है? स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैंपलिंग, इसमें क्या होता है सुनिएगा। ये कब यूज होती है? सबसे पहले तो जहां पे डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ऐसे यूनिवर्स में या तो ग्रुप्स बहुत सारे हैं और उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी मतलब ऑलमोस्ट एवरी आइटम इज हेट्रोजीनियस वाला, यानी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, सारे ग्रुप्स अलग है। तो ये तब यूज करेंगे। और करेंगे क्या? कह रहा है इसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट स्ट्रेटा में। स्ट्रेटा मतलब पार्ट्स में, ठीक है, जिनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले उनका एक पार्ट बना दिया, ग्रुप बना दिया, और उनको ऐसे ऐसे पार्ट्स में हमने डिलेक्ट कर दिया। और उसमें से अब हर सैंपल, हमने जो सैंपल बनाया, जो डिवाइड करके पार्ट्स बनाए, स्ट्रेटा बनाए, उसमें से कुछ सिलेक्शन कर लेते हैं
कह रहा है उसमें से हम क्या कर लेते हैं, रैंडम सिलेक्शन कर लेते हैं, रैंडम सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेटा, हर स्टेटा में से, हर पार्ट में से कुछ ना कुछ निकाल लिया, कुछ ना निकाल लिया, जिससे कि हमने ये देखा कि सारी एंटायर पॉपुलेशन को यानी पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाले सैंपल अब हमारे हाथ में है। आई बात समझ में? कह रहा है इन दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट स्टेटा having different characteristics and some of the items are selected from each strata, सब निकाल लिए उसमें से, so that the entire population gets represented, ठीक है, समझ आई बात? कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम मिक्स्ड सैंपलिंग भी बोलते हैं, हमने बात की थी स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैंपलिंग। मिक्स सैंपलिंग इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या है, द मिक्सचर ऑफ पर्पसिव, जो अभी ऊपर बढ़ गया, पर्पस से हमने निकाल लिया, और दूसरा रैंडम सिलेक्शन, पर्पस से हमने अलग कर दिया, और रैंडम सिलेक्शन दोनों की क्वालिटीज रखता है, इसलिए हमने इसको मिक्स्ड सैंपलिंग का नाम भी दिया। बात समझे? हाँ जी सर समझे। तो आइए इसकी मेरिट्स देख लेते हैं हम। कह रहा है दिस मेथड्स, ठीक है, दिस मेथड कवर द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, सबको कवर कर लिया इसने, सबको किया कवर। उसके बाद कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डेटा बिकम पॉसिबल। अब इसी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इसी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो हमने अलग कर दिया, पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस पॉसिबल है डेटा का। दूसरी बात कह रहा है इतना, कह रहा है दिस मेथड ऑफर्स, ये हमें क्या ऑफर करता है, रिलायबिलिटी एज वेल एज द मीनिंगफुल रिजल्ट्स। जो पर्पसिव की हमने डीमेरिट पढ़ी, कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, वो इसकी मेरिट होगी कि क्या रिलायबिलिटी एंड मीनिंगफुल रिजल्ट्स हमें ऑफर करता है। समझ आई बात? ओके सर, अब इसकी बात करते हैं डीमेरिट्स की। कह रहा है इन दिस मेथड वन नीड टू हैव ए कंप्लीट नॉलेज। अब जो भी बंदा इन्वेस्टिगेटर है उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, और इसका लिमिटेड यूज है, देयरफॉर इसका लिमिटेड यूज है, अगर नॉलेज नहीं है तो यूज नहीं हो सकता। कह रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्टेटा। अब डिफरेंट स्टेटा हम बना रहे हैं तो बायसनेस की पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात, एक बात बताऊं, ऑलरेडी पॉपुलेशन का साइज अगर छोटा है तो उसको फर्दर कैसे डिवाइड कर पाएंगे, तो वो और भी मुश्किल, तो एक डिमेरिट ये भी होगी। कह रहा है इफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज स्मॉल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर स्टेटा। उसको फर्दर डिवाइड कैसे करेंगे, और एक डिफिकल्टी। बात समझे सर? समझे। उसके बाद क्या कहते हैं, चलिए थर्ड मेथड पे चलते हैं, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या कर रहे हैं हम, अब कर रहे हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। कह रहा है इन दिस मेथड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, अब हमारी मर्जी है, चाहे हम उसको न्यूमेरिकली नंबर करके अलग कर दें, जियोग्राफिकली उसको अलग बाइफरकेट करें, अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करें, कैसे भी करें, हमारी मर्जी। कह रहा है इन दिस मेथड यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली या फिर जियोग्राफिकली या फिर अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिए जाते हैं, और उसमें से हर में से nth आइटम, ठीक है, सिलेक्ट किया जाता है सैंपल का, ठीक है। इसे शॉर्टकट बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग का। लेट से हमने बना दिया, हमने सिर्फ, अब इसमें करना क्या है, हमें सिर्फ एक सैंपल स्टार्ट में करना है। उसके बाद हमने फिक्स कर दिया कि हम हर 10वां या हर 20वां या हर 50वां आइटम सिलेक्ट करेंगे। तो पहला जो भी आया, लेट से पहला नंबर हमने पिक किया तो वो आया 5th, तो 5th के बाद हमने बोला कि हर 10वां, तो फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, ठीक है, ऐसे ही नंबर अपने आप सिलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। सिर्फ हमें फर्स्ट में एफर्ट लगाना है। कह रहे मेरिट क्या है, सिंपल मेथड है, इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, कोई पर्सनल बायस हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा है 10 या 20वां या 25वां हमने लेना है, बस पहले में वो है। डीमेरिट क्या है, कह रहा है एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस नहीं मिलता, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट आइटम सिलेक्ट होता है बेसिस ऑफ रैंडम सैंपलिंग, उसके बाद तो वो अपने आप ही चलता रहता है, 10, 20 या जो भी लेना है हमें। कह रहा है अगर होमोजीनियस आइटम्स हैं तो फिर इसका पर्पस ही डिफीट हो जाता है। अब क्या करें, पर्पस डिफीट हो गया तो, ठीक है। कह रहा है इफ पॉपुलेशन आर होमोजीनियस देन दिस मेथड सर्व्स नो स्पेसिफिक पर्पस, इस पर्पस नहीं। बात समझे? चलिए फिर आज हम बात करते हैं कोटा सैंपलिंग। कोटा इंडिया में सबसे फेमस वर्ड, क्या कोटा, क्योंकि हर चीज पे कोटा है, ठीक है। आपको पता है रिलीजन पे के बेस पे कितना कोटा आपको मिलता है, तो बस आपको इतना याद रखना है, इस पे ज्यादा ना कुछ कमेंट करना है ना कुछ, कोटा आपको पता है। तो हम भी इसमें भी सैंपलिंग के लिए भी वही कोटा यूज करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें कि पॉपुलेशन, जो पूरा यूनिवर्स है उसमें जो पॉपुलेशन है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू ग्रुप्स या फिर क्लासेस में, ठीक है, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। आपको पता है जैसे हर रिलीजन के लिए हम करते हैं, हर रिलीजन अलग होता है, तो हर ग्रुप को, हर क्लास को हमने क्या कर दिया, ग्रुप्स को, क्लास को हमने बाइफरकेट कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब उसमें से एक परसेंटेज हमने फिक्स कर दी, ठीक है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे हमारा कोटा चलता है फॉर एजुकेशन सिस्टम भी, ठीक है। अब हमने
क्या किया, एक परसेंटेज फिक्स कर दी, परसेंटेज फिक्स कर दी कि अब हर ग्रुप में से किसी में से 10, किसी में से 20, किसी में से 30, किसी में से 40, इस हर ग्रुप में से इतने परसेंटेज लोग या सैंपल्स आएंगे, यूनिट्स आएंगी और पूरे पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब कुछ लेना देना नहीं है कि कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, एक लिमिटेड परसेंटेज हर ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही कह रहा है, इन दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। देन सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप, सम परसेंटेज हर ग्रुप की कुछ परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन की हमने फिक्स कर दी। फर्दर सम कोटा ऑफ द आइटम टू बी सिलेक्टेड, उसमें से आइटम सिलेक्ट कर देंगे 5, 10, 20, 50, ठीक है, जो हर ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। और इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट करता है नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप एंड सैंपल्स, ठीक है, टू फॉर्म ए सैंपल। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, कोटा के बेस में हमें करना क्या है, ग्रुप्स को अलग करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक परसेंटेज फिक्स कर देना है और उसमें से एक नंबर उठा लेना है। इन्वेस्टिगेटर नंबर लेगा, उसमें से फिक्स नंबर आएंगे जो पूरे एक सैंपल को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स इट, दैट इज कोटा। इंडिया में कोटा अगर आपको पढ़ाना पड़े तो फिर तो क्या फायदा यार इंडिया में रहने का। कोटा सिस्टम इंडिया की तो जान है ना, खून मतलब रगों में बसा हुआ है। ठीक है, तो वही है, बट कह रहा है कि ये कोई ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड नहीं है। ठीक है, हाई पॉसिबिलिटी है पर्सनल बायसनेस की, हो सकती है भाई पर्सनल बायसनेस, ओके, ठीक है। सो रिलायबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है फिर। अब लास्ट मेथड क्या है हमारा, लास्ट मेथड ऑफ सैंपलिंग इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस मतलब अपने अकॉर्डिंग, हमें इसमें कुछ करना ही नहीं, अपनी इच्छा व्यक्त करनी है, अपनी इच्छा ही जाहिर करनी है, जो हमें लगेगा हम वो कर लेंगे। कह रहे हैं इन दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच ए मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस, जो उसको सही लगता है, उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है वो काम करेगा। कह रहे एंड अब आपके लिए सबसे इजी क्या काम है, जो आपका मन कर रहा है वो करो, दैट इज सबसे इजी टास्क फॉर यू। तो बस फिर कन्वीनियंस में वही है। कह रहे एन इन्वेस्टिगेटर में सिलेक्ट ए सैंपल ऑफ टीचर्स, एग्जांपल ले रहे हैं हम, टीचर्स का सैंपल सिलेक्ट किया, ठीक है, मेयरली बाय रेफरिंग, क्या कैसे रेफर करते हैं, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, उसमें से कुछ भी उठा लिया यार। अब आप टीचर को नहीं जानते, आपको पता नहीं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको कुछ नहीं करना, आपका जो मन किया आपने उठा लिया। ठीक है, दिस मेथड इज सिंपल एंड लीस्ट एक्सपेंसिव, सिंपल सा मेथड है, लीस्ट एक्सपेंसिव है, कुछ करना ही नहीं है तो यार सिंपल तो हो गई ना। ठीक है, पर अनसाइंटिफिक यार, कोई तुक थोड़ी ना है, आपको सैंपल अगर आपको बनाना ही है तो आप अच्छी चीजें उठाएंगे ना, ऐसे मन जो किया वो थोड़ी ना। बट ठीक है, फिर भी करते हैं, तो इसलिए अनरिलायबल है, ज्यादा रिलायबिलिटी पे काम नहीं करते हम इस पे। आई बात समझ में? हाँ सर आई। तो अब सबसे पहले रिलायबिलिटी की बात आई, तो रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा अब जो हम करते हैं रिलायबिलिटी के बारे में उसमें बात कर लेते हैं। कह रहा है रिलायबिलिटी ऑफ द सैंपलिंग डेटा मींस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स आर फुल्ली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल। यूनिवर्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो सैंपल में रिप्रेजेंट हो। तो पर ये किस चीज पे डिपेंड करता है, कह रहा है इट डिपेंड मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहला साइज ऑफ द सैंपल, छोटा साइज होगा तो यार मुश्किल हो जाएगा ना, स्मॉल साइज ऑफ सैंपल होगा तो मुश्किल हो जाएगा सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को। कह रहा है रिलायबिलिटी ऑफ द सैंपल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सैंपल। इफ द साइज इज स्मॉल इट विल फेल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, सो कंक्लूजन वुड लैक इन रिलायबिलिटी। तो कंक्लूजन लैक कर सकते हैं रिलायबिलिटी पे, रॉन्गफुल कंक्लूजन आ सकते हैं। ठीक है, तो साइज ज्यादा जितना बड़ा होगा सैंपल का उतनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट होगा, रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कह रहा है मेथड ऑफ सैंपलिंग, आप कौन सा मेथड सैंपलिंग का ले रहे हैं, कह रहा है इफ द मेथड ऑफ सैंपलिंग इज नॉट सिंपल एंड एग्जॉस्टिव, सिंपल नहीं है एग्जॉस्टिव नहीं है, तो इट विल नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, वो अच्छे से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा, कंसिक्वेंटली रिजल्ट विल नॉट बी डिपेंडेबल, हम रिजल्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते, वो डिपेंडेबल नहीं है, नॉन डिपेंडेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद कह रहा है बायसनेस या बायस ऑफ किसका, एन्यूमरेटर्स और कोरेस्पोंडेंट्स। जो हम पर्सन हायर करते हैं टू सिलेक्ट द सैंपल, उनकी पर्सनल बायस पे भी इफेक्ट कर सकता है। पर्सनल बायस ऑफ द कोरेस्पोंडेंट्स एंड एन्यूमरेटर शुड आल्सो बी एज लेस एज पॉसिबल। पर्सनल बायस जितनी कम होगी उतनी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। पर्सनल बायसनेस जितनी पर्सनल चीजों पे हम नहीं देंगे, हम बिल्कुल रिलायबल डेटा लेने की चलेंगे, सैंपल लेने के लिए जाएंगे, तो रिलायबिलिटी तो ज्यादा ही होगी ना। पर्सनल बायसनेस नहीं दिखाएंगे, जितनी कम से कम होगी उतनी ज्यादा रिलायबिलिटी, यानी मैं बोलूं पर्सनल बायसनेस जितनी कम रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा। आई बात समझ में? ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ द एन्यूमरेटर्स, अगर हमने ट्रेनिंग अच्छे से दी होगी रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हो जाएंगे वो, तो आपके लिए डेटा भी सैंपल्स भी अच्छे से लेके आएंगे। कह रहा रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, डिपेंड किस पे करते हैं, ट्रेनिंग पे। कह रहा दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड, अगर एन्यूमरेटर्स ट्रेन्ड नहीं है तो सैंपल विल लैक इन रिलायबिलिटी, सैंपल रिलायबल नहीं होंगे, सैंपल रिलायबल नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो एक छोटा सा डिफरेंस, ये लास्ट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर में, छोटी सी, कह रहा है एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन द सेंसस मेथड एंड द सैंपल मेथड। उसके कुछ बेसिस लिए हमने। तो सबसे पहले हम कवरेज की बात करते हैं। कवरेज
कह रहा है अगर कम आइटम होंगे तो सेंसस मेथड को उठाएंगे, अगर ज्यादा होंगे तो सैंपल मेथड, क्योंकि कम होंगे तो हम सारे यूनिवर्स को चेक कर सकते हैं, यूनिवर्स की सारी पॉपुलेशन को चेक कर सकते हैं। अगर ज्यादा होंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें सैंपल बनाने पड़ते हैं। सुटेबिलिटी, स्मॉल एरिया के लिए सेंसस मेथड, लार्ज एरिया के लिए सैंपल मेथड। एक्यूरेसी, ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि हर एक चीज को चेक करते हैं हम 1 to 1 1 to 1, कुछ भी नहीं छोड़ते, और वहां पे लेस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन सैंपल। कॉस्ट, मोर एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसके लिए हमें एक एक सैंपल को चेक करना होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है कौन सा सैंपल मेथड। टाइम, मोर टाइम लगता है क्योंकि एक एक सैंपल को जाके चेक करना तो टाइम कंज्यूमिंग कौन हुआ, सेंसस सैंपल में इतना टाइम नहीं लगता। नेचर ऑफ आइटम, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो हम सेंसस मेथड में जाते हैं। अगर होमोजीनियस आइटम है तभी तो हम सैंपल बना लेते हैं, तो हम फिर सैंपल मेथड में जाते हैं। तो कवरेज के बेसिस पे, सुटेबिलिटी के बेसिस पे, एक्यूरेसी के बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे और नेचर ऑफ आइटम के बेसिस पे हम किसको बाइफरकेट करते हैं, सेंसस एंड सैंपल मेथड को।